हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं जितेंद्र यदवंशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जित जीत की। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम पैट पैट 2025 भारतीय इतिहास जो अभ्यास है उसका अभ्यास करेंगे। भारतीय इतिहास। तो चलिए आज की इस वीडियो को और रोमांचक बनाने के लिए शुरुआत करते हैं अपना भारतीय इतिहास का अभ्यास। तो सबसे पहला प्रश्न, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है। तो ऑप्शन ए चिनाब और रावी, ऑप्शन बी सतलुज और चिनाब, ऑप्शन सी व्यास और झेलम, ऑप्शन डी व्यास और सतलज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका आंसर है व्यास और सतलज। व्याख्या में ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है तथा सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती को। और ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लिखित सिंधु नदी है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। तो ये वो विश्वामित्र हैं जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता हैं। और विश्वामित्र और व्यास और सतलज इनके बीच में एक संवाद हुआ था ऋग्वेद में। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी को जिनके नाम से जाना गया है महावीर स्वामी को, तो जिन जिन का क्या अर्थ है? प्रश्न ये है, जो जिन है उसका अर्थ क्या है? तो जिन का जो अर्थ है आत्मा, महान आत्मा इसका अर्थ है। तो महावीर स्वामी के जैसे व्याख्या में देख पा रहे हैं, महावीर स्वामी के एक अन्य नाम भी हैं। इंद्रियों को जीतने के कारण इनका क्या नाम पड़ा है? जिन या महावीर। योग्यतम यानी पूज्य होने के कारण इनका नाम पड़ा है अहर्त। ज्ञान प्राप्ति के कारण इनका नाम पड़ा है केवलिन। बंधनों से मुक्त होने के कारण इनका नाम पड़ा है निर्ग्रंथ। तो ये है। और चलिए बात करते हैं अब अपना तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे अशोक के। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इसका आंसर है सी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ अशोक का कोई प्रांतीय केंद्र नहीं था। प्रांत कौन कौन से थे अशोक के राज्यकाल में? अशोक के राज्यकाल में एक था उत्तरापथ जो कि जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। एक था दक्षिणापथ जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। मध्य देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। और कलिंग जिसकी राजधानी तौसली थी। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 3। अभी आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया? तो किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वैशाली। वैशाली में महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। संघ में प्रवेश पाने वाले प्रथम महिला बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी शामिल हुई थी। संघ में सबसे पहले प्रवेश किनको मिला था? गौतमी नाम की जो महिला है उनको। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 क्या है? वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता गया है? तो वेद का जो अंतिम भाग है उसको क्या जाना गया है? उपनिषद। वेद का अंतिम भाग उपनिषद के नाम से जाना गया है। चलिए और इसकी अगर व्याख्या देखें तो व्याख्या में है, उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि का वर्णन मिलता है। तो जो उपनिषद में क्या है? छंदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। मैत्रायणी उपनिषद सबसे नवीन उपनिषद है। मांडूका
जो कि आपने नाम सुना होगा मंडूका उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद है मंडूका। और बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बाद का उपनिषद है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनापियदस्सी भी था? देवनापियदस्सी भी था। तो इनका आंसर है मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक का नाम एक देवनापियदस्सी भी था। देवनापिय शब्द का अर्थ है देवताओं का प्रिय। मौर्य सम्राट अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व के लघु शिलालेख में से उसे बुद्ध शाका तथा अभिलेखों में ईरानी शैली में देवनाप्रिय एवं देवनापियदस्सी कहा गया है। इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तांबे का पहली बार उपयोग किस युग में किया गया था? तो तांबे का उपयोग किया गया था ताम्रपाषाण युग में। ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन सी। ताम्रपाषाण काल, जिसे ताम्र युग के नाम से भी जाना जाता है, पाषाण युग और कांस्य युग के बीच संक्रमण का प्रतीक है। ताम्रपाषाण युग को पूर्व हड़प्पा काल माना जाता है। चलिए अब बात बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो आंसर है राजगीर। राजगीर नाम का जो स्थल है उस पे सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। चलिए ये इसकी व्याख्या है, आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो जैसे कि राजगृह राजगीर है, तो वहाँ का जो अध्यक्ष था महाकश्यप और शासक कौन था? अजातशत्रु। वहीं वैशाली पे जब बौद्ध धर्म का जो संगीत है उसका आयोजन किया गया तो उस समय सर्वकामनी नाम के अध्यक्ष थे और काला शोक शासक थे। पाटलिपुत्र में जब किया गया था इसका बौद्ध संगीति का आयोजन, तो वहां पे मोगली पुत्र तिस करके अध्यक्ष थे और अशोक इनका वहां का शासक था। कश्मीर में कुंडलवन में किया गया था तो वसुमित्र करके अध्यक्ष थे और कनिष्क वहां के शासक थे। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9, जैन धर्म को सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत क्या है? अहिंसा। व्याख्या में देखें, जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। कितने? जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। तो पहला है सत्य, यानी क्या करना है? सत्य ही बोलना है। दूसरा अहिंसा, जीव को चोट नहीं पहुंचाना, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा। अपरिग्रह संपत्ति का संचय ना करें, कोई कलेक्शन ना करें। दूसरा क्या था इसका? अहिंसा। और तीसरा अपरिग्रह, संपत्ति का संचय ना करना, यानी कोई संपत्ति आपको इकट्ठी नहीं करनी है। और चौथा है चोरी ना करना, चोरी भी नहीं करनी है। पांचवा है आपका ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन। चलिए इन पांचों सिद्धांतों में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह व अस्तेय का प्रतिपादन 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा व अंतिम सिद्धांत ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 क्या है उसकी बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा
रामप्पा मंदिर यानी रामप्पा मंदिर कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य में। तो रामप्पा मंदिर जिस वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका आंसर है काकतीय। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति राचेरला सेनापति ने करवाया था। मंदिर का पिरामिडनुमा विमान इस मंदिर की विशेषता है। चलिए अब बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11, कुथो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कूथम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो इसका आंसर है केरल। केरल राज्य में कूथम्बलम, केरल में कुथु और कुडियाट्टम के प्रदर्शन के लिए एक पारंपरिक मंदिर थिएटर है। इसे मंदिर जितना ही पवित्र माना गया है, जिसका निर्माण भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का पालन करते हुए किया गया है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12, पेरुगदाई कोंगुवेले द्वारा निम्नलिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो यह तमिल साहित्य से संबंधित है। चलिए बात करते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं अपना, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों ने नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो ये तो आपने भली बात जानते होंगे। इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में सुशोभित नवरत्न निम्न है। कौन थे नवरत्न? पहला कालिदास, वेतला भट्ट, शंकु, वराह मिहिर, घटक कपर, छपड़क, वररुचि, अमर सिंह और धनवंतरी। ये वो 9 रत्न हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या है? हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा की एक बंदरगाह कौन है इनमें से? इसमें से हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल। लोथल का बंदरगाह गौड़ीवाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा संरचना थी। लोथल अहमदाबाद यानी गुजरात में भोगवा एवं साबरमती नदी के संगम पर स्थित था। इसकी खोज 1957 ईस्वी में एसआर राव ने की थी। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 है आपका, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा ने लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो यह जो झंडा था ये कौन से आंदोलन के लिए डिजाइन किया गया था? जिसमें जो रंग था वो कैसा था? लाल, हरा और पीला। इन 3 रंगों को मिलाकर एक झंडा तैयार किया गया था। तो उसका वो स्वदेशी आंदोलन के लिए, ठीक है। यह ध्वज जिसे स्वराज ध्वज के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 3 क्षैतिज पट्टियां थी। लाल जो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती थी, हरा जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी और पीला अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपना, प्रश्न नंबर अपना 16। प्रश्न नंबर क्या है? यह पंचतंत्र की जो कथाएं हैं, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये तो आप सब जानते हैं, विष्णु शर्मा के द्वारा। ये तो प्रश्न बहुत सरल था। चलिए विष्णु यानी, और बात करें कुछ लेखक की, तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? रामचरितमानस। वाल्मीकि ने रामायण, वेद व्यास जी ने महाभारत और विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17,
प्रश्न नंबर 17 है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था किसके लिए? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति करने के पश्चात सारनाथ में पाली भाषा में अपना प्रथम उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया। यही सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की तथा बौद्ध संघ में प्रवेश आरंभ किया। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 ये है आपका प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षेण थे? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेण ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। यह प्रशस्ति ब्रह्मलिपि में संस्कृत भाषा में तथा चंपू शैली में लिखी हुई है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। इसका आंसर समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? चलिए किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ बताइए। इसका जो आंसर है वो है हमारा निरंजना। निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी 35 वर्ष की आयु में बोध गया उरुवेला में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सी नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ तथागत हो गए। यानी अब इनका नाम सिद्धार्थ ना बोल के क्या हो गया इनका नाम? तथागत। तो तथागत पड़ गया। इससे पहले इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। और बचपन में क्या नाम था? ये सिद्धार्थ। सिद्धार्थ से कौन हो गए? तथागत, ज्ञान प्राप्ति के बाद। तथा गौतम बुद्ध कहलाए। इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि। यह जो सिद्धार्थ से तथागत कहलाए ये जो घटना है इस घटना का नाम क्या हुआ? संबोधि। इस घटना को क्या बोला गया? संबोधि। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई? यानी हर्षवर्धन पहले कौन सी राजधानी थी? थानेसर। फिर बाद में उसे स्थानांतरित किया गया। बताइए। तो इसका आंसर है आपका, यानी हर्षवर्धन के समय तो पहले थानेसर थी और थानेसर से कहाँ स्थानांतरित किया गया? कन्नौज। इसका आंसर क्या है? कन्नौज। हर्षवर्धन ने सठ भारत विजय के अंतर्गत पंजाब, बंगाल, कन्नौज, मिथिला व उड़ीसा को जीता। तो ये 6 जो भारत विजय के पश्चात अपनी बहन राजश्री के कहने पर हर्ष ने कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है? हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग इस्तेमाल किया गया? यानी डांसिंग गर्ल की जो प्रतिमा है, कांस्य की प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया बताइए। तो इसका आंसर है मोमलोपी डलाई। मोमलोपी डलाई जो कास्टिंग की गई थी मोम की उसका प्रयोग किया गया। यह मूर्ति कांसे से बनी है और इसे लास्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाया गया। डांसिंग गर्ल मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित कलाकृतियों में से एक है। यानी कहाँ की कलाकृति? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? बताइए भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो जो धन्वंतरी कौन थे बताइए। धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। उनकी पोस्ट क्या थी?
चिकित्सक की पोस्ट थी। चलिए अब बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 23 की। चलिए नंबर 23 प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका इंडिका के लेखक थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज की। इंडिका के लेखक थे फान फोको की, एनसंग सीयू की। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 क्या है अपना? प्रश्न नंबर 24 है, नीतिसर। नीतिसर राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? नीतिसर। नीतिसार ये कामंदक कामंदक के द्वारा लिखा हुआ है नीतिसार, यानी कामंदक के लेखक को, कामंदक लेखक हैं किसके? नीतिसार के। विष्णुगुप्त और जो चाणक्य वो किसके हैं? अर्थशास्त्र के। और श्रीहर्ष किसके हैं? नागनंद, रत्नावली और प्रिय दर्शिका के। चलिए बात करते हैं अपना प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25, भारत में किस हड़प्पा स्थल में आकरा मृद भांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो इसका आंसर है आपका राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। राखी गढ़ी में उत्खनन से प्रारंभिक हड़प्पा की बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें हकरा मिट्टी के बर्तन इस काल की विशिष्ट विशेषता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 26 की। प्रश्न नंबर 26 क्या है? माना जाता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया? पवित्रता पूर्वक ध्यान किया किस स्थान पर किया? ओंगेश्वरी गुफा में। गृह त्याग के बाद 6 वर्ष तक बुद्ध द्वारा सत्य की खोज का प्रयास। आर्य परेषणा ने 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन जब उनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुई। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 27 की। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो पहली राजधानी थी थानेसर। वर्ष 606 से 647 ईस्वी में थानेसर के बाद कन्नौज को राजधानी बनाया था। सबसे पहली कौन थी? थानेसर। और थानेसर के बाद किसको बनाया गया? कन्नौज को। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 28 की। चरक संहिता संबंधित है किससे? चिकित्सा से। तो चरक संहिता को आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक द्वारा लिखा गया है। यह ग्रंथ आयुर्वेद के सिद्धांतों, रोगों के निदान, उपचार और रोकथाम पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। चलिए अब बात करते हैं अपना प्रश्न हमारे 28 हो चुके हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 29 की। तो प्रश्न 29 क्या है? प्रश्न 29। प्रश्न 29 है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो पहला हड़प्पा स्थल जिसे उत्खनन किया गया उसका नाम था रोपड़। रोपड़ की खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने की तथा 1953-56 में यददत्त शर्मा ने उसका उत्खनन कराया। स्वतंत्र भारत में खोजा गया यह उत्खनन दूसरा स्थल कालीबंगा था। यानी पहला कौन था? रोपड़ और दूसरा था कालीबंगा, सेकंड। चलिए अब बात करते हैं अपना प्रश्न नंबर 30 की। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में से किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया? तो इनकी जो प्रशस्ति थी वो थी हरिश्चंद्र। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कीर्ण है, जिसमें कुल 33 पंक्तियां हैं। यह प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि व शुद्ध संस्कृत भाषा तथा चंपू शैली में लिखी गई है। इस प्रशस्ति ने समुद्रगुप्त की
विजयों का उल्लेख मिलता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। प्रश्न नंबर 31, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? बताइए किस स्थान पर उपलब्ध है? तो इसका आंसर है वल्लभी, यानी गुजरात में उपस्थित है वर्तमान में। वल्लभी स्थान पर। जैन ग्रंथों के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। महावीर के 11 प्रमुख शिष्य हैं, जिन्हें गणधर, क्या नाम दिया गया? गणधर। उनके जो 11 शिष्य थे उनका नाम दिया गया गणधर, और इन्होंने ही आगे प्रचार किया था। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 32 की। तो प्रश्न नंबर 32 क्या है? ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियां सरस्वती और हृदयवती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है। तो यह ब्रह्मवर्त। सरस्वती व उसकी सहायक नदी दृष्टद्युति के मध्य का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहा जाता है। ऋग्वैदिक और सप्त सिंधु व उसकी सहायक नदी के क्षेत्रों में निवास करते थे, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 33 की। प्रश्न नंबर 33, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उसके सहयोगियों को हराया था? तो ये है आंसर। किनके बीच में हुआ था युद्ध? राणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। ये कौन सी जगह पे हुआ था ये युद्ध? ये इस जगह का नाम था खानवा। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। ठीक है। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए कुछ युद्ध हैं, जैसे कि खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। प्रतिद्वंदी कौन था? राणा सांगा के विरुद्ध। चंदेरी का युद्ध, यहाँ पे प्रतिद्वंदी था मोदनी राव। और घाघरा का युद्ध, जहां महमूद लोधी था प्रतिद्वंदी, यानी अपोजिट पार्टी में। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की, यानी 34। प्रश्न नंबर 34, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो यह आशा अहीर जो यदुवंशी राजा थे, इनके द्वारा बनाया गया था। क्या? दक्कन का दरवाजा। दक्कन का दरवाजा किनके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था राजा रघुवंशी। यदुवंशी कौन थे? अहीर राजा थे, आशा अहीर जो राजा थे, ये इनके द्वारा बनाया गया। चलिए यह किला मध्य प्रदेश, यानी कहाँ पे? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से लगभग 12 मील उत्तर से सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। यह किला अपनी मुगल वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है, जो इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। प्रश्न नंबर 35, तो संगमरमर पर पित्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? तो ये संगमरमर पर जो लोकप्रिय हुआ था वो शाहजहां के समय सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था, जिसमें रंगीन पत्थर को लगाया जाता। संगमरमर के पत्थरों एवं दीवार पर हीरे जवाहरात व अर्ध कीमती पत्थर जड़कर की गई फूलों की नक्काशी एवं जड़ावट को पियत्रा ड्यूरा कहते हैं। इसको एक नया नाम दिया गया, क्या? पियत्रा ड्यूरा। शाहजहां का काल मुगल काल स्थापत्य का स्वर्ण काल था। शाहजहां के काल को एक स्वर्ण काल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब
भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? ईस्ट इंडिया जब कंपनी आई थी तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के दौरान भारत पर किस शासक का राज था? तो वह मुगल साम्राज्य का शासन था। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। किसका? अकबर का। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी रॉल्फ फिंच था। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 37 की। प्रश्न नंबर 37, यह दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे अधिक अवधि तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत में जब सबसे अधिक किस राजा ने शासन किया? तो वो है तुगलक। तुगलक ने सबसे अधिक अवधि तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। तो और कुछ राजवंश दिए हैं, जैसे गुलाम वंश ने 84 साल तक शासन किया, खिलजी वंश ने 30 साल तक, तुगलक वंश ने 92 साल तक, सैयद वंश ने 36 साल तक और लोधी वंश ने 76। तो सबसे ज्यादा तो वैसे तुगलक वंश ने किया था 92 साल तक, यानी 1320 से 1412 ईस्वी तक। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। प्रश्न नंबर 38 क्या है? जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। जजिया कर को जजिया कर को लगाने वाला मुगल शासक कौन था? तो जजिया कर को मुगल लगाया गया था किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा लगाया गया जजिया कर। जजिया कर एक धार्मिक कर था। क्या था जजिया कर? धार्मिक कर था। एक मिनट के लिए रुकिए। जजिया कर क्या था? एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। अकबर ने 1564 ईस्वी में इस कर को समाप्त कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में इसे पुनः लागू कर दिया। तो पुनः लागू किसने किया था? औरंगजेब ने शुरू किया, यानी शुरुआत इसकी जो की थी वो अकबर ने की थी और बाद में इसे औरंगजेब ने शुरुआत कर दिया। तो अकबर ने तो इसे समाप्त किया था, हाँ, और औरंगजेब ने इसे पुनः शुरू किया। चलिए, और ये क्या था? जजिया कर एक धार्मिक कर था। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 39 यानी 39 की। प्रश्न नंबर 39, अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सा खंड है इसका? ये तीसरा। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अब्बुल फजल ने। आईने अकबरी के 5 भाग हैं, इसका 5वां भाग अबुल फजल की आत्मकथा है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 की। प्रश्न नंबर 40, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है आपका ऑप्शन डी, यानी इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और लास्ट में अकबर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 की। निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो ये है संत तुकाराम। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम 17वीं सदी के हिंदू कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत थे। उन्हें महाराष्ट्र में तुकोबा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 के। खिज खान दिल्ली का शासक था। निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो यह है सैयद राजवंश।
खिज खान। खिज खान किससे संबंधित था? सैयद राजवंश से। खिज खान को जो तैमूर लंग का सेनापति था 1398 ईस्वी में भारत आक्रमण के समय उसके सामने आया था। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 43 43। शिवाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो वो था पुणे, यानी जिसे आज पुणे भी नाम से जाना जाता है। चलिए, मराठा साम्राज्य की राजधानी शिवाजी महाराज ने वर्ष 1674 में की थी और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। मराठा साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण पद क्या होता है? पेशवा। सबसे महत्वपूर्ण पद होता है पेशवा, जिसकी नियुक्ति छत्रपति द्वारा की जाती है। बाद में पेशवा मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक बन गए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 44। 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई। कहाँ की सूबेदारी? तो सवाई राजा जयसिंह को आगरा की सूबेदारी दी गई। सवाई राजा जयसिंह को आगरा की सूबेदारी दी गई थी। आमेर के राजा जयसिंह मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब की सेवा में थे। शाहजहां ने उन्हें मिर्जा की उपाधि दी थी, आमेर के राजा को, और औरंगजेब ने उन्हें 7,000 का मनसब प्रदान किया था। प्रश्न नंबर बात करते हैं 45। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा तथा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो यह सोमनाथ लाहिड़ी एक भारतीय राजनेता थे, लेखक और भारतीय साम्यवादी पार्टी के नेता थे। वे बंगाल में संविधान सभा के सदस्य भी थे। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 46 की। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? बताइए, वो क्रम बताइए जिस क्रम में वे भारत आए। तो ऑप्शन सी है ये। तो पहले फायान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, हुएन हर्षवर्धन और सर टॉमस रोज जहांगीर किस समय भारत आए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 47। तो प्रश्न नंबर 47 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये आपका सी, यानी ये जोड़ा सही नहीं है। 1709 में औरंगजेब की मृत्यु, ये सही नहीं है। बाकी 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, 261 में कलिंग युद्ध हुआ और एडी यानी शक संवत की शुरुआत हुई। चलिए प्रश्न नंबर है आपका 48। प्रश्न नंबर 48, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने की आवश्यकता के बारे में आश्वासित किया था? तो वो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक गांधी जी थे, इसे पेश भी गांधी जी ने ही किया था। बात करें प्रश्न नंबर 49 यानी 49। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय में स्थित था। कहाँ? तो है सैन फ्रांसिस्को में स्थित था गदर पार्टी का मुख्यालय। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को ब्रिटिश शासन से
मुक्त कराना। गदर पार्टी ने गदर नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। तो भारत को क्या मुक्त कराना था? ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए गदर पार्टी की स्थापना की गई और स्थापना की थी लाला हरदयाल जी ने। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की। प्रश्न नंबर 50, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। बंदेल बंगाली शब्द बंदर से लिया गया है जिसका अर्थ है बंदरगाह। यह पुर्तगाली बस्ती के एकमात्र अवशेष चर्च, बेलिस्का और मठ है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 51 की। प्रश्न नंबर 51, तो 51 है, निम्नलिखित में से किन के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो ये सिपाहियों के द्वारा की गई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों द्वारा की गई थी। इस विद्रोह की सिपाही विद्रोह तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है इस विद्रोह को। तो प्रश्न नंबर है आपका 52, वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो उसका आंसर है आपका कोच्चि, यानी वास्को डिगामा का दफन स्थान है कोच्चि, केरल में। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली यात्री था जो 17 मई 1498 ईस्वी को समुद्री मार्ग से गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मानिक की सहायता से भारत के कालीकट पहुंचा था सबसे पहले, तथा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार भारत आया तथा तीसरी बार 1524 ईस्वी में भारत यात्रा के दौरान ही उसकी मृत्यु हुई थी, तथा इसे कोच्चि में दफनाया गया था। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार गुरिल्ला युद्ध की रणनीति थी? तो मराठा मराठा जो सेना थी, मराठा सेना की एक प्रसिद्ध युद्ध करने की कला थी, वो थी छापा मार गुरिल्ला युद्ध बोला जाता था, जो थोड़ा पेड़ों के पीछे या जंगलों में छिप के युद्ध किया करते थे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 54 की। प्रश्न नंबर 54, यह है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? वो है प्लासी की युद्ध में, जिसमें कि विश्वास किया गया था। सन 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ तथा मारा गया। सिराजुद्दौला के पश्चात अंग्रेजों ने उसकी सेनापति यानी मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर ही वो इंसान था जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित का मिलान करें। 55 इसका मिलान करना है, तो मिलान के लिए आंसर है ए, यानी तीसरे को ए से आर्य समाज। आर्य समाज, तो यहाँ पे व्याख्या में देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की जो संस्था है उसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती और सत्यशोधक समाज की ज्योति फूले ने। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 56 की। चलिए प्रश्न नंबर 56, तो अभी फिलहाल प्रश्न हो गए कंप्लीट। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें।
तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने इस वीडियो में, और हम अगली वीडियो लेके आएंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अंदाज में और नए रिवीजन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।